वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिली टर्मन। तो आज हम लोग पॉलिटी का क्विक रिवीजन करेंगे पॉलिटी का। ये क्विक रिवीजन बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है एक्साइज इंस्पेक्टर का, 12 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट है। उसी के रिगार्डिंग यह पॉलिटी का सेशन है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और पूरा वीडियो को देखना है। सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास पॉलिटी का। तो बात आती है पॉलिटी का भारतीय संविधान की विकास यात्रा। संविधान बनने की प्रक्रिया, कैसे संविधान बना, उसे बात करते हैं। तो चलिए संविधान का परिचय। संविधान वो होता है जो लिखित नियम, एक दस्तावेज होता है, किताब की तरह होता है, जिसमें किसी भी देश के चलाने के लिए सामूहिक रूप से जो लोग नियम बनाते हैं उसे संविधान कहते हैं। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा का निर्माण करता है। संविधान देश के आदर्श, उद्देश्य और मूल्यों का दर्पण होता है। संविधान का महत्व। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा और बुनियादी पहचान प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक यात्रा देखिए। 23 जून 1757 जब प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुआ। फिर उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध हुआ। तो इसी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई अधिनियम लागू किए जो भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियाँ 2 चरणों में बटा। आसानी समझाए तो भारत का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहता है। फिर 1858 का अधिनियम आता है। इस समय ब्रिटिश कंपनी का शासन समाप्त करके डायरेक्ट ब्रिटिश ताज इन ब्रिटेन के अधिनियम के तहत आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन के तहत आ जाता है। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा जाए तो यह इसके द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो था वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया। फिर बंगाल के गवर्नर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जो था उसका नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल पद जोड़ दिया गया। अब से गवर्नर जनरल पद कहलाया जाने लगा। और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का तो वॉरेन हेस्टिंग बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है जिसमें कि एलिजा एम्परे मुख्य न्यायाधीश बनता है और 3 अन्य न्यायाधीश भी जुड़े रहते हैं इससे। इसके तहत सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित कर दिया गया। यानी भारत में जितना भी काम होगा हर न्यूज ब्रिटिश क्राउन को दिया जाएगा। फिर 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। 1773 में जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया। और कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि करने की शक्ति दे दी गई। यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के में लिए जो नियम बनेगा वह दे दिया गया बंगाल की सरकार को। सर्वोच्च न्यायालय की कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर 1781 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। यह पिट्स इंडिया एक्ट उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे, उसी के नाम पर यह पिट आया। 1784 विलियम पिट। इसके तहत द्वैध शासन का प्रारंभ चालू हुआ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, व्यापारिक मामला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 नया पद सृजन हुआ। और गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य था तो उसमें 3 कर दिया गया। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया। इसके तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया और भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। यानी कंपनी जो था भारत के साथ, कंपनी ही सिर्फ व्यापार कर सकता था, तो कंपनी के व्यापार को, मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। फिर कंपनी को चीन के साथ व्यापार, यानी कंपनी ही चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार अधिकार इसको रहने दिया, लेकिन भारत के साथ समाप्त कर दिया। अब भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध बनाया गया। 1813 चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च होगा, यह कहा गया। और
ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। ईसाई धर्म आकर के भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति कर दी गई। फिर स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं का करारोपण का अधिकार दिया गया। फिर 20 वर्ष के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसमें कहा गया कि इसमें कहा गया कंपनी का व्यापारिक मामला, यानी कंपनी ही जो मोनोपोली कर रहा था उसको समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद चेंज किया गया। 1773 में आया था, जो कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। फिर 1833 आ गया तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, इसके तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग हुए। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया, यानी बम्बई और मद्रास में गवर्नर जो था वह विधि शक्ति नियम जो बनाया उसको वंचित कर दिया। फिर गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट करने का आदेश दिया गया। इसमें कहा गया कि एक ही बजट अब आएगा पूरे देश के लिए। और 1813 में जो 1 लाख रुपया खर्च हो रहा था शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर, अब 10 लाख कर दिया गया। भारतीय शिक्षा पर 10 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध बनाया गया। फिर वर्ष 1934 आता है, बहुत दिन के बाद, मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग कब बना? तो 1934 में मैकाले की अध्यक्षता में। और दास प्रथा जो समाप्त करने का कदम उठाया गया और दास प्रथा 1833 में समाप्त हुआ। अब फिर आता है इसी 1833 चार्टर एक्ट के तहत ही सिविल सेवकों के चयन के खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास करता है, लेकिन होता है यहाँ पे 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्ट अधिनियम को अंतिम अधिनियम कहा गया। इसके द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया और फिर इसके 6 सदस्यों की वृद्धि की गई। अब विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या 12 हो गया। फिर उसके बाद अब देखते हैं, इस अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिला। 1854 में वुड डिस्पैच आया, जिसे वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को आया। वुड डिस्पैच आया था 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आया। इसके द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले की समिति नियुक्ति की गई। 1833 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता के लिए सिर्फ प्रयास किया गया था, लेकिन 1854 में भारतीय सिविल सेवा का मैकाले की नियुक्ति समिति हुई। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। 1857 क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया, कंपनी के हाथों से अपने हाथों में ले लिया। डायरेक्ट अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत का शासन आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत कहा गया कि गवर्नर जनरल, जो कि भारत का गवर्नर जनरल का नाम था, उसका नाम बदल के अब वह भारत का वायसराय बनाया गया। भारत को वायसराय का नाम चेंज कर दिया गया और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय केनिंग ही बने। केनिंग 1857 की बात हो रही है। 1858 अधिनियम है तो, और 1858 अधिनियम के तहत भारतीय सचिव पद का सृजन किया गया। एक नया पद आया भारत में, भारतीय सचिव पद, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उस पद को समाप्त कर दिया गया। उसके बदले में भारत सचिव पद का सौंपा गया, उसका काम जो था। और ये भारत सचिव पद में 15 सदस्यीय परिषद की गठन किया गया। भारत का सचिव अपने कार्य के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। फिर 1858 अधिनियम के बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है। 1 अगस्त 1861 से लागू किया गया और वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 में, यानी वायसराय विशेषाधिकार और आपात स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर वायसराय की विधायी परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी गई। इसके तहत 1862 में केनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सरदिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। अब फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 में कहा गया कि पहली बार भारतीयों को सदस्यों को वार्षिक बजट में बहस करने का और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। कब मिला? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने का, सरकार से प्रश्न पूछने का
अधिकार मिला। इस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गया था। 1885 में हो गया था। अब वही 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों में प्रभावित होकर पारित किया था। ठीक है। अब फिर भारत परिषद अधिनियम या 1909 को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। और मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में जब आया, इसी को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया, यानी मुस्लिम के लिए अलग प्रतिनिधित्व मंडल बनाया गया। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल तथा पृथक निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम इस वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया, यानी हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करवाने का जनक कहा गया इसे। फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। और इसी में कहा गया कि भारतीय महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया। भारतीय महिला को और द्वैत शासन का जनक, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। इस एक्ट के तहत प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1923 में ही ली कमीशन की अनुशंसा पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी भी कहते हैं, यूपीएससी का गठन किया गया। और प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रॉस बर्कर। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसमें कहा गया कि इसके तहत 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की कमीशन में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। तिलक जी ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। किसको? भारत शासन अधिनियम 1919 को तिलक जी ने बिना सूरज का सवेरा कहा। आईएनएससी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद और निराशाजनक कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 को, इस अधिनियम के तहत जनता के लिए बंधन गांठ दिए। अब फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 कहता है कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन शुरू किया गया। प्रांत में जो द्वैत शासन था उसमें समाप्त किया गया। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था, अब उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन शुरू की गई। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित, जाति, महिला और मजदूरों को भी शामिल किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन। इसके तहत मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला, 10% जनसंख्या को। इसमें प्रस्तावना का अभाव हुआ। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान शामिल था। और संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी और देशी रियासतों से बनाया जाना प्रस्तावित किया गया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई और एक अपीलीय न्यायालय की स्थापना हुई। एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत बर्मा को 1937 में भारत परिषद अधिनियम 1935 जो आया था, 1937 में म्यांमार, जो कि अभी प्रेजेंट में म्यांमार है, म्यांमार को भारत से अलग किया गया। और मुद्रा एवं शाख नियंत्रण के लिए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यंग हिंटल की समिति पे, यंग हिंटल की अनुशंसा पर आरबीआई के प्रथम प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 से अधिक संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना हुई। नेहरू जी ने इसे बिना ब्रेक, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 को नेहरू जी ने इसे बिना ब्रेक वाला इंजन रहित गाड़ी बताया, जिसमें ब्रेक भी नहीं हो, इंजन भी नहीं हो, सिर्फ गाड़ी हो। अब पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसे ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला बताया, ऊपर से लोकतांत्रिक। पंडित नेहरू ने इसे दास्ता का घोषणा पत्र भारत शासन अधिनियम। और जिन्ना ने इसे पूर्णतः सराहा हुआ, भारत शासन अधिनियम को पूर्णतः सराहा हुआ बताया। भारत शासन अधिनियम 1935, केंद्रीय और प्रांत सरकारों के बीच शक्तियां का बंटवारा हुआ था। संघ सूची में 59 विषय थे। संघ सूची जो कि केंद्र में बनता है, तो उसमें 59 विषय थे, 59 थे। और राज्य सूची में 54 थे। और फिर समवर्ती सूची, जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार रहता है, उसमें 59 थे। अब फिर क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया?
1942 इसका गठन, क्रिप्स मिशन का गठन 22 मार्च 1942 को होता है। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का गठन होता है। इसकी स्थापना के समय भारत में वायसराय लिन लिथगो थे। क्रिप्स मिशन की स्थापना के समय भारत में वायसराय लिन लिथगो थे। स्थापना के समय ब्रिटेन चर्चिल था, विस्टन चर्चिल था। और क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य थे। इसे पास से हम लोग याद रख सकते हैं। पास यानी पैथिक, पी से पैथिक, ए से अलेक्जेंडर, एस से स्टेफर्ड। पास से याद रखिए। फिर सहायक सदस्य के रूप में आर ए बटलर थे। क्रिप्स मिशन 1942 को इसका मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विरोध के कारण 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन को वापस ले लिया गया। फिर आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। 26 जुलाई 1945 ब्रिटेन में हुए उपचुनाव, लेबर पार्टी से इटली के प्रधानमंत्री बने। लेबर पार्टी यानी भारत जब स्वतंत्र होता उस समय क्लाइमेट इटली प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। तत्कालीन प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 16 मई 1946 3 सदस्य मिशन की स्थापना की गई जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। उसमें क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन के भी तीनों पास से ही याद रख सकते हैं। पास यानी पैथिक, लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत में संघ राज्य की स्थापना करना, भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठित करना। कैबिनेट मिशन का यह सब उद्देश्य था। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन 1946 में आया। फिर उसके बाद इस मिशन के क्रियाकलापों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने जून 1848 में भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता भारत के उत्तरदायी सरकार को सौंप देने के लिए कहा गया इसमें। फिर उसके बाद आता है माउंटबेटन योजना। इस योजना के तहत भारत का वायसराय माउंटबेटन था और 3 जून 1947 को किया गया माउंटबेटन योजना। इस योजना के तहत भारत व पाकिस्तान के रूप में 2 नए राज्य बनने को स्वीकार किया गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। ब्रिटिश संसद में, इंग्लैंड में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया जिसे 18 जुलाई 1947 को संसद ने पास कर दिया। फिर इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। इसके तहत पुनः वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया। 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक रहते हैं। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तब होगा सी राजगोपालाचारी। 21 जून 1948 से 26 जून 1950 तक बनते हैं। फिर 1952 में चुनाव होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण के रेडक्लिफ की अध्यक्षता में हुआ, जिसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। जब तक नए संविधान का निर्माण नहीं कर लिया जाता तब तक कार्य का संचालन 1935 के तहत ही किया जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1900। माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। पंडित नेहरू को शपथ दिलाई माउंटबेटन ने। नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं, संविधान का निर्माण। पृष्ठभूमि, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन दर्शन हो गया था 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधेयक के रूप में किया गया। 1922 में गांधी जी ने पुस्तक यंग इंडिया, गांधी जी के द्वारा पुस्तक लिखा गया है यंग इंडिया 1922। भारतीय संविधान भारतीय की इच्छानुसार ही होगा ऐसा कहा गया। यंग इंडिया में ऐसा कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छानुसार ही होगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय द्वारा संविधान बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास हो। और 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव किया गया। औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम संविधान सभा के औपचारिक रूप से गठन एम एन रॉय 1934 में कहा गया। 1934 में एम एन रॉय ने कहा कि एक संविधान होना चाहिए। एम एन रॉय, इसको याद रखिए एम एन रॉय। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन का आधिकारिक रूप मांग किया। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ। 1934 में गठन कहने की बात किया एम एन रॉय 1934 में। उसके बाद INSC 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस।
फिर नेहरू ने इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में मान लिया गया। यही प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद होगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद होगा। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग जानते हैं कि 1939 से 1945 तक चलता है। 1945 तक चलता है द्वितीय विश्व युद्ध। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। 1942 में संविधान निर्माण हेतु स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था 1942 में, जैसा कि अभी हम लोग देख लिए। 1942 को मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया, हालांकि कांग्रेस भी तो क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया था। क्रिप्स मिशन के असफल होने के कारण स्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, क्लाइमेट एटली कैबिनेट मिशन का गठन फरवरी 1946 के और मार्च 1946 में भारत आया। गठन हुआ कैबिनेट मिशन का फरवरी 1946 में और मार्च 1946 में भारत आया। इसके 3 सदस्य थे, पैथिक, लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। इसी मिशन के प्रस्ताव पर भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। 16 मई 1946 को इस मिशन की ने एक योजना में पेश की, जिसे मंत्रिमंडल मिशन भेजा गया। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे। 4 सदस्य चीफ जैसे दिल्ली हो गया, मारवाड़ हो गया, कुर्ग हो गया, बलूचिस्तान हो गया। 93 सदस्य रियासत मनोनीत किए गए और 292 सदस्य निर्वाचन 11 प्रांत से थे। प्रत्येक प्रांत सीटों के लिए आवंटन 3 सदस्य में किया गया। सामान्य यूआर 213, मुस्लिम लीग उसमें 79 मुस्लिम लीग से और 4 सिख थे इसमें। संविधान सभा में 26 सदस्य अनुसूचित जाति। संविधान सभा में 26 सदस्य जो थे वो एससी से थे और 33 सदस्य एसटी से थे। संविधान सभा में 15 महिला थी, जिसमें से बिहार से नेतृत्व कर रही थी सरोजिनी नायडू। संविधान सभा में 15 महिला में बिहार से नेतृत्व कर रही थी सरोजिनी नायडू। अब धीरे धीरे भारत का संविधान बन रहा है। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। 296 सीट में से 208 कांग्रेस ने जीत लिया और 73 मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र सदस्यों का चयन हुआ। 1946 में संविधान सभा के चुनाव भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल की सीट से चुने गए, लेकिन विभाजन के बाद ये सीट बंगाल के पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तो भीमराव अंबेडकर को पुनः पुणे सदस्य सीट से चुना गया। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्य की संख्या 299 निर्धारित की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। दिल्ली में हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष वरिष्ठ नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये बिहार से संबंधित थे, इसको बनाया गया। फिर बाद में इसको हटा करके राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया अस्थायी रूप से। सच्चिदानंद सिन्हा ने मुस्लिम लीग के बहिष्कार का कारण त्याग पत्र देना पड़ा और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. रॉ को बनाया गया। अब स्वतंत्रता से संबंधित अंतरिम सरकार में जो मंत्री पद था, उससे रिलेटेड देख लेते हैं। पंडित नेहरू अंतरिम सरकार में 1946 में राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले के देखरेख नेहरू जी करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना मंत्रालय दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, बल मतलब रक्षा मतलब रक्षा मंत्री कहा गया। जॉन मोथाई को उद्योग मंत्री दिया गया, और जगजीवन राव जो कि बिहार से रिलेटेड है, श्रम मंत्रालय दिया गया। C.H. भाभा को कार्य और खनन मंत्री, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री दिया गया। गोपालाचारी को शिक्षा एवं कला दिया गया। लियाकत अली को वित्त मंत्री दिया गया। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया। फिर जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि निर्माण वाला मंत्रालय दिया गया। विधि निर्माण वाला स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। अब देखा जाए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंध, राष्ट्रमंडल जो कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय इंग्लैंड में है, बर्मिंघम में। विदेशी मामला दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना प्रसारण राज्य के मंत्रालय दिया गया।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। शिक्षा मंत्रालय दिया गया, शिक्षा मंत्रालय दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री मिला। फिर से जॉन मुथाई को, उसे पहले मिला था अंतरिम सरकार में उद्योग, अबरी मिला खाद्य और परिवहन मंत्रालय। पहले थे वित्त मंत्री, अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री लियाकत थे। अब पहले स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम शेट्टी थे स्वतंत्र भारत के। जगजीवन राम श्रम पहले भी था अंतरिम सरकार में, अभी भी श्रम मंत्रालय मिला। बी आर अम्बेडकर को विधि निर्माण मिला। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय अमृता कौर को मिला, एकमात्र लेडी महिला स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली। सरदार बल्लभ सिंह पहले रक्षा था, अभी भी रक्षा मंत्रालय मिला। और उद्योग मंत्रालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिला। अब संविधान निर्माण से संबंधित जितने भी समिति थे और उनके हेड थे, संघ समिति की बात आ जाए, संघ और संघीय संविधान से इसमें जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे। प्रांतीय और मौलिक अधिकार से संबंधित अगर बात आ जाए अल्पसंख्यक से, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार समिति उप समिति में जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 अध्यक्ष थे, भीमराव अम्बेडकर को लगा करके 7 अध्यक्ष नहीं 7 सदस्य थे। और प्रक्रिया नियम का राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी को बनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज समिति के राजेंद्र प्रसाद ये बनाए गए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किए। संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया प्रस्ताव को। फिर आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। और संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए भीमराव अम्बेडकर और 6 और अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति की पहली बैठक होती है 30 अगस्त 1947। भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में इस समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसमें 7 सदस्य थे भीमराव अम्बेडकर को लगा करके। मुख्य कार्य संविधान का प्रारूप। संविधान सभा को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का निर्माण लगा, जिसमें की बैठक में कुल 165 दिन पर चर्चा हुई। 165 दिन संविधान के लिए, सभा के लिए 165 दिन की चर्चा हुई और संविधान के लिए 114 दिन की चर्चा हुई। संविधान सभा ने कुल 2473 संशोधनों पर विचार किया। और संविधान का प्रारूप 7 नवंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 7 नवंबर 1949 को। और संविधान का अंतिम पाठन 17 नवंबर 1949 को शुरू किया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया, जिसमें कि 284 सदस्य थे। और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू हुआ। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज समिति और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता मिला। 1949 से ही भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता बन गया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 1951-52 में हुए चुनाव में नई सरकार बनने से पहले ही संविधान सभा संसद के रूप में कार्य किया। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपया खर्च हुआ। संविधान निर्माण में बनने में 64 लाख रुपया खर्च हुआ। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची तथा प्रस्तावना शामिल थे। संविधान सभा का पिता और आधुनिक मनु की संज्ञा भीमराव अम्बेडकर को दी जाती है। अब तीसरा चैप्टर देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताएं। प्रस्तावना संविधान की आत्मा और दर्शन को दर्शाती है। यानी संविधान की आत्मा कहाँ बसती है, तो प्रस्तावना में। यह संविधान के उद्देश्य, आदर्श और मूल सिद्धांतों को प्रसिद्ध न्यायविद एवं संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। अब प्रस्तावना के ऐतिहासिक संदर्भ। प्रस्तावना संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे प्रस्तावना कहा गया। और भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी और अन्य संविधान सभा के सदस्य चुने गए। फ्रांसीसी के
संविधान से लिए हम स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व ये फ्रांसीसी से लिया गया है प्रस्तावना में, और प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना को अमेरिका से, और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की बात कही गई है वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। और प्रस्तावना की भाषा की बात क्या कहा जाए तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उद्देश्य, अब उद्देश्य का संविधान हम लोग पढ़ते हैं। शुरू होता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता को बढ़ाने वाली दृढ़ संकल्प अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को लेते हैं। प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग, जिसका अर्थ होता है कि संविधान का मुख्य स्रोत भारत की जनता है। संविधान का मुख्य स्रोत भारत की जनता था, जनता ही सर्वोच्च है। संविधान में कहा गया है जनता ही सर्वोच्च है। संविधान से प्रस्तावना से संविधान का स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में बिना किसी बाध्य, दबाव और प्रतिबद्धता के स्वतंत्र न्याय लेने में सक्षम है। समाजवादी, समाजवादी कहने का तात्पर्य है कि समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद एक विचारधारा है जिसके समता के प्रत्येक आयाम परिलक्षित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का यह सह अस्तित्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता देना है। आय और जीवन की असमानता, गरीबी बीमारी को कम करना, गरीबी और बीमारी को कम करना समाजवादी में कहा गया। संपत्ति का केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना, मजदूरी तथा वंचित वर्गों का कल्याण करना। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि शाब्दिक अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई राज्य धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 1976 में जो कहा इंदिरा गांधी के टाइम किया गया, इंदिरा गांधी के टाइम किया गया था। 42वें संविधान प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ वह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री थे। 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया था और अखंडता को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार का उल्लेख हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार उल्लेख हुआ है, याद रखने योग्य है। लोकतंत्रात्मक, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता की जनता में निहित होगी। गणराज्य, गणराज्य का शाब्दिक अर्थ यह है कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना होकर परोक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा, यानी राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। गणराज्य कहने का मतलब है कि उसके जो भी राजा बनेगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। प्रस्तावना से संविधान के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। प्रस्तावना न्याय, प्रस्तावना इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये रूसी क्रांति से संबंधित है, रूसी क्रांति से। और फ्रांसीसी क्रांति से क्या संबंधित? बंधुत्व की बात था, सामाजिक स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय रूसी क्रांति संबंधित है। स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार की स्वतंत्रता दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समता, 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर। आर्टिकल 16 में कहा गया प्रतिष्ठा और व्यक्ति की गरिमा आर्टिकल 21 से संबंधित है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना जोड़ा गया। और बंधुता का अर्थ होता है सभी नागरिकों के बीच एक होने का भाव जागृत होना और भाईचारे को विकास करना। प्रस्तावना से संबंधित कानूनी स्थिति। प्रस्तावना पहली बार जब बेरुबारी प्रस्तावना से संबंधित जब कोर्ट में हियरिंग हुआ तो बेरुबारी बनाम भारत संघ मामला 1960, बेरुबारी केस आया 1960 में। उसमें कहा गया कि सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। ऐसा कहा गया बेरुबारी केस में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तभी गोलकनाथवाद केस आता है 1967 आता है। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट हो वहां उसके अर्थ को समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है, ऐसा इसने कहा। फिर इस मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। केशवानंद भारती मामला आता है जो कि 13 जजों की अभी तक की सबसे बड़ा बेंच सीट इसमें हुआ है। 13 जज इसमें बैठे थे अपने मत के सुनने, हियरिंग करने के लिए। केशवानंद भारती बनाम केरल के राज्य 1973 आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग माना जाएगा और संशोधन किया जाएगा। प्रस्तावना के संशोधन संबंध में मंत्रियों
व्यक्तियों की कथन। ठाकुरदास प्रस्तावना। ठाकुरदास भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ठाकुरदास भार्गव दास ने कहा है संविधान की आत्मा प्रस्तावना को। अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। संविधान की कुंजी कहा। एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा और के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली का विषय माना। अब भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है, विशेषता के बारे में। लिखित एवं विस्तृत संविधान। यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है और इसके मूल अनुच्छेद है 395 मूल अनुच्छेद है। 22 भाग है, 22 भाग है और फिर 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है, शेड्यूल है। इसमें प्रस्तावना है एकात्मक की और झुका हुआ संघात्मक शासन। एकात्मकता की और झुका हुआ संघात्मक शासन। दोहरी सरकार है, राज्य में भी है और केंद्र में भी है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ है। चौथी अनुसूची में कहा गया है और लचीला और कठोर का समन्वय कहा गया है। भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार एकीकृत स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, एकल नागरिकता, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, आपातकालीन प्रावधान, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, कल्याणकारी राज्य। इसमें कहा गया प्रस्तावना। भारत की संविधान की विशेषता है ये सब। वीडियो लॉन्ग हो सकता है या तो पार्ट वाइज, पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्विक रिवीजन को बांट देंगे। संविधान के प्रमुख स्रोत यानी क्या चीज़ कहाँ से लिया गया है, भाग और अनुसूची के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए हैं संविधान में, तो ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं संसदीय न्याय प्रणाली। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता, भारत में एक ही नागरिकता होगी। अमेरिका में 2 नागरिकता है, भारत में एक ही नागरिकता होगी, यह लिया गया है एकल नागरिकता ब्रिटेन से ही। मंत्रिमंडल प्रणाली और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से। यूएसए से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है और न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्याय देंगे उसको हम फिर से देख सकते हैं नीचे में, उस रिव्यू कर सकते हैं। फिर संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति वो महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पद का लिया गया। उपराष्ट्रपति पद यूएसए से लिया गया है और निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से लिया गया है महाभियोग, और प्रस्तावना भी अमेरिका से लिया गया है। अब यूएसएसआर जो कि अभी प्रेजेंट में रूस है, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का बात कहा गया है। जापान के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात किया गया है। जर्मनी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन नहीं होगा। फ्रांस से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया। राज्यसभा में जो सदस्य का निर्वाचन होगा वह वहाँ दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की बैठक का प्रावधान राष्ट्र की लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। आयरलैंड से DPSP लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला के क्षेत्र से जो 12 लोग चुनाते हैं वह आयरलैंड से लिया गया है। यदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त। कनाडा से अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, यानी जो भी अपशिष्ट शक्तियां जो बचा खुचा होगा वह केंद्र के पास होगी। शक्ति का विभाजन होगा। राज्यपाल की नियुक्ति हम लोग कनाडा से लिए हैं और कनाडा ने स्वीडन से लिया है। संघात्मक विशेषताएं, उच्चतम न्यायालय का परामर्श सिद्धांत। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। संघ और उसका राज्य। आर्टिकल 1 से 4 तक कहता है कि 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 तक बात कही गई है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बात कहा गया है। फिर आता है नीति निदेशक धर्म। अब 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्व मौलिक कर्तव्य। 51 के ए कहा गया है, 51 के ए या 51 के को। अब संघ व्यवस्था की बात करें। संघ व्यवस्था में कार्यपालिका आ जाता है, संसद आ जाता है, संसद की राष्ट्रपति की विधायी शक्ति आ जाता है, संघ न्यायपालिका और महालेखा नियंत्रक परीक्षक आ जाता है। अब कार्यपालिका संघ व्यवस्था 52 से 151 तक है। कार्यपालिका 52 से 78 तक कहा गया है। संसद 79 से 122 और राष्ट्रपति की विधायी शक्ति 123 आर्टिकल 123 में कहा गया। संघ न्यायपालिका 124 से 147, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 1951 कहा गया है।
अब 152 से जो 237 तक बात कहा गया है वह राज्य के बारे में बात कहा गया है। एक साधारण में 152 में राज्य कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, 153 से 167 तक राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल 168 से 212 और राज्यपाल की विधायी शक्ति 213 में राज्यपाल की विधायी शक्ति है, 213 में राज्यपाल की विधायी शक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232 तक राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में बात कहा गया है। फिर 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय, जिसे जिला न्यायालय हो गया, जिला न्यायालय। फिर प्रथम अनुसूची के भाग खो के राज्य में 238 निरस्तित कर दिया गया है, इसे यानी खारिज कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में 239 से कहा गया, 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कहा गया। पंचायत के बारे में 243 से 243 ओ, 243 आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक। नगर पालिकाएं 243 पी से। पंचायत के बारे में बात आर्टिकल 243 से 243 ओ तक कहा गया है। अगर नगर पालिका की बात कहा जाए 243 पी से 243 जेड जी तक बात कहा गया है। सहकारी समिति 243 जेड एच से 243 जेड टी तक बात कहा गया है। सहकारी समिति अनुसूची एवं अनुसूचित जाति SC और SC/ST के बारे में 244 से 244 को तक बात कहा गया। संघ और राज्य के मध्य संबंध 245 से 263 तक संघ के राज्य के बारे में। विधायी संबंध 245 से 255 और प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक कहा गया है। वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद 264 से 300 ए तक कहा गया है। संपत्ति वित्त से संबंधित आर्टिकल 264 से 291, ऋण से संबंधित 292 से 293, संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, कर्तव्य बाद 294 से 300 तक और संपत्ति का अधिकार 300 ए या 44वें संविधान CA 1978 द्वारा इसे जोड़ा गया। फिर बात कहा जाए भारतीय राज्य में वाणिज्य और व्यापार उद्योग समागम, ये भाग 13 में है। भाग 13 में भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य 301 से 307 आर्टिकल में कहा गया है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में कहा गया है 308 से 323 तक। 308 में सेवाएं 308 से 314 और लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग। अधिकरण भाग 14 के को अधिकरण मतलब 323 के को से 323 के बीच तक कहा गया। निर्वाचन आयोग के बारे में भाग 15 में कहा गया है। निर्वाचन आयोग भाग 15 324 से 329 यानी भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। आर्टिकल 324 कहता है, 324 के 29 ए तक कहा गया है। आर्टिकल 16 में भाग 16 में कहा गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष संबंध कहा गया 330 से 342 तक कहा गया है। फिर राजभाषा भाग 17 राजभाषा के बारे में बताता है। भाग 17 राजभाषा के संबंध में बताता है 343 से 351 तक। हम लोग आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाग 18 आपातकालीन उपबंध बताता है। भाग 18 आपातकालीन उपबंध 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध। फिर 1900 आर्टिकल भाग 19 में परिकीर्णन के बारे में 361 से 367 तक बताया गया है परिकीर्णन। फिर भाग 20 में भाग है संविधान संशोधन, जो कि हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 368 आर्टिकल के तहत संविधान का संशोधन होगा। भाग 21 वो अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध 369 से 392 तक होगा। फिर संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी और प्राकृतिक पाठन निरसन 393 से 395 तक होगा। अब भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूची के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रमुख अनुसूची है, प्रथम अनुसूची कहता है 1 से 4 तक राज्य तथा संघ क्षेत्र का वर्णन है। भारत राज्यों का संघ होगा। द्वितीय अनुसूची में कहा गया है कि इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारी के बारे में वेतन, भत्ता, पेंशन का उल्लेख है। संचित निधि पर आधारित है, यानी पदाधिकारी संचित निधि पर आधारित। द्वितीय अनुसूची में कहा गया। तृतीय अनुसूची में कहा गया कि शपथ लिया जाएगा, ओथ लिया जाएगा। विज्ञान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए इसमें सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं है। चौथी अनुसूची में कहा गया है, चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन होगा। पांचवी अनुसूची में SC और ST जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान। छठी अनुसूची में ATMM 4 राज्य के बारे में बात कहा गया है। 4 राज्य ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात कहा गया। सातवीं अनुसूची
7वीं अनुसूची के अंतर्गत आर्टिकल 246 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची शक्ति का विभाजन। 7वीं अनुसूची संघ सूची। प्रेजेंट में संघ सूची में 98 विषय है, 98, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, 22 भाषाओं का जिक्र है। 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषा हो गया है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 21वें संशोधन 1967 को सिंधी को जोड़ा गया। मूल संविधान में 14 ही भाषा थी, फिर बाद में जब संविधान संशोधन हुआ 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, 15वां भाषा सिंधी जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान 1992 को हुआ, कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली। नमक से याद रख सकते हैं, नमक मतलब नेपाली। 71वां संविधान संशोधन नमक नेपाली, मो से मणिपुरी, को से कोंकणी। फिर 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडमास से आप लोग याद रख सकते हैं, बोडमास, बोडमास, बीडीएमएस, बीडीएमएस। फिर 9वीं अनुसूची इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित था। 10वीं अनुसूची में इसमें 52वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1985 में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया। 91वें संविधान संशोधन 2003 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, जिसके मुख्य आकार दल बदल को रोकना था। केंद्र राज्य के बीच मंत्रिमंडल का आकार देना 15% सुनिश्चित किया गया, 15%। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया और पंचायती राज व्यवस्था के लिए भाग 9 जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची इसमें 18 विषय है, 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। 74वें संविधान 1992 में जोड़ा गया। 74वें संविधान इसके अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय के 18 विषय है। अनुच्छेद 243 पी से 243 नगर पालिका, अभी हम बताए नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका। तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग इससे और भी आगे। तो सेशन अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू।